हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मेरा टॉपिक है कैपेसिटर। आज हम कैपेसिटर को एक्सप्लेन करते हैं। हमने एक्सपेरिमेंटली ये बताया था पिछली वीडियो में कि अगर हम किसी कंडक्टर को लगातार चार्ज देते जाते हैं तो इसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि जैसे ही ये लगातार चार्ज होगा तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा और एज ए रिजल्ट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जब इसके चारों ओर का इलेक्ट्रिक फील्ड मोर देन 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर हो जाता है तो इस कंडक्टर का जो चार्ज है वो एयर में लीकेज होना शुरू हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हम किसी कंडक्टर को जितना चाहे इतना चार्ज नहीं दे सकते। तो हमें जब इससे ज्यादा चार्ज इकट्ठा करना हो तो हमें एक दूसरी डिवाइस की रिक्वायर हुई, दूसरी डिवाइस की आवश्यकता पड़ी। उस डिवाइस का नाम दिया गया बाद में कैपेसिटर। कैपेसिटर की जो कंसेप्ट है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए हैं, इनका नाम था इवाल्ड जॉर्ज वॉन क्लिस्ट 1746 में। इन्होंने एक कंसेप्ट दी थी इसकी कैपेसिटर की। उन्होंने ये बताया था कि अगर हम कोई एक ऐसा पेयर लें मेटेलिक प्लेट का जो आइडेंटिकल साइज में हो, किसी भी शेप की हो सकती हैं, मतलब शेप से मीनिंग ये है कि वो पैरेलल प्लेट शेप की हो सकती हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकती हैं। तो उन्होंने एक कंसेप्ट ये रखी कि अगर हम एक पेयर लें आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट का और उनको अपोजिटली चार्ज करें। क्या करें बेटा? अपोजिटली चार्ज। ऐसे तो जब हम इसे अपोजिटली चार्ज कर सकते हैं तो हम इस पर पहले से ज्यादा चार्ज को इकट्ठा कर सकते हैं या पहले से ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है। ओके, तो ऐसे सिस्टम को उन्होंने नाम क्या दिया था? कैपेसिटर दिया था। अब कैपेसिटर के अंदर सबसे पहली चीज आती है कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या हो सकती है। देखिए, कैपेसिटर किसी भी उसका हो सकता है शेप का, जैसे सिलेंड्रिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, आपका ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो सकता है। तो चाहे कैपेसिटर कैसा भी हो, उसके अंदर दो आइडेंटिकल प्लेट्स होंगी। वो स्फेरिकल हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकती हैं या रेक्टेंगुलर शेप में हो सकती हैं। तो उनमें क्या जाता है कि किसी एक प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज दिया जाता है और ये प्लेटें इनके बीच में, ये प्लेटें आपस में एक दूसरे के क्लोज होती हैं और इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं। कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके अंदर डाल दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन इसका ये, तो कंस्ट्रक्शन में दो प्लेटें होनी है, बीच में इनके कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होना है। दोनों प्लेटें सिलेंड्रिकल शेप की हो सकती हैं, आपकी स्फेरिकल शेप की हो सकती हैं या आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की फॉर्म में हो सकती हैं। इसका प्रिंसिपल देखिए बेटा, इसका प्रिंसिपल क्या होगा। इसके लिए प्रिंसिपल को समझने का सबसे बेस्ट और आसान तरीका यह है, मान लीजिए एक आपके पास ये कंडक्टर है, कंडक्टर ए, एक आपके पास ये दूसरा कंडक्टर है, कंडक्टर बी। ये न्यूट्रल कंडक्टर होगा, इस पे कोई चार्ज नहीं है शुरू में। अब मान लीजिए हमने इसको चार्ज दिया हुआ ऑलरेडी, ऐसे ये हमने क्यू चार्ज इसको दिया हुआ, प्रोवाइड किया गया। तो जब इस कंडक्टर को इसके पास में लाते हैं तो ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इंडक्शन देयर इंड्यूस्ड अपोजिट चार्ज, यहाँ पे एक अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाता है, से कह दीजिए क्यू डैश। ये कैसा होगा बेटा? निगेटिव। अब क्योंकि ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करेगा, तो जितना इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ इतना ही यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। इसे नाम दे दीजिए प्लस क्यू डैश। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, हमारा जो है इस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या अफेक्टेड होगा बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस कंडक्टर। तो इसका हम कहेंगे, क्योंकि कंडक्टर कैसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। तो सीधा सीधा मीनिंग ये है कि इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है विल अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस कंडक्टर। अब ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q। अब यहाँ पे सोच के देखिए कि अगर मैं इसे नेगेटिव चार्ज कंसीडर करता हूं तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन तो नया पोटेंशियल क्या होगा? हमारा डिक्रीज हो जाएगा। पहले वाले पोटेंशियल से इसका पोटेंशियल जो ड्यू टू दिस चार्ज था
क्यू चार्ज की वजह से जो इसका अपना पोटेंशियल था वो पोटेंशियल इस कंडक्टर की प्रेजेंस से डिक्रीज हो जाएगा। ये हमने सोच लिया। अब इसकी सोचिए, ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव है। अभी आप कह रहे हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q। अब यहां नया पोटेंशियल क्या होगा? Q प्लस Q डैश। ओके, सीधी सी बात यह है, ये इसका इनिशियल पोटेंशियल है बिना इस कंडक्टर के, और ये इसका वो पोटेंशियल है जो इसे V डैश कहते हैं, इसे V डबल डैश कहते हैं बेटा। इसका ये वो पोटेंशियल है जो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से है अफेक्टेड हुआ, और ये पोटेंशियल हुआ बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। आप इनका एनालिसिस कीजिए तीनों का, तो आप ये देखेंगे कि भाई इस नेगेटिव चार्ज के कारण इसका अपना पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, बट इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसका अपना पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। बट हमें ये भी सोचना है कि क्या हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है? तो इसका आंसर है यस, बिकॉज वी नो दैट पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r। तो डिस्टेंस का भी क्या इस पे इफेक्ट होगा? तो आंसर होगा यस। तो मैं अगर ये कहूं कि भाई इसका जो इनिशियल पोटेंशियल था वो इस चार्ज के कारण कम हुआ और इस चार्ज के कारण बढ़ गया, बट इतना नहीं बढ़ा जितना इसके कारण कम हुआ था। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना इस चार्ज की वजह से कम हुआ है उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चार्ज के कारण नहीं बढ़ेगा। ये बात आप ध्यान रखिए। अब इसको दूसरी तरीके से लेते हैं। अगर हम लोग इस सरफेस को अर्थिड कर देते हैं बेटा, इसको अर्थिड कर दीजिए आप, ये ऐसे इसको अर्थिड कर दीजिए। जैसे ही आप इसे अर्थिड करेंगे तो ये सरफेस न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ये सरफेस क्या होगी? न्यूट्रलाइज हो जाएगी। मीन्स ये हुआ कि अब जो है इसका पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा। सीधा सीधा मीनिंग ये हुआ कि अब जो नया रिजल्टेंट पोटेंशियल है पहले वाले पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ये पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो V डिक्रीज हुआ, तो हम एज वी नो दैट C इक्वल टू क्या होता है? Q बाई V। V को हम जितना कम करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला C की वैल्यू उतनी ही इंक्रीज होगी, और C की वैल्यू जितनी इंक्रीज होगी तो हमने ये भी पढ़ा है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो C हमारा जो चार्ज है वो अकॉर्डिंग टू किसके? कैपेसिटेंस के होगा। जितना जितना हम इसको चार्ज देंगे, मतलब एक C की डेफिनेट वैल्यू के लिए हम Q की वैल्यू को बढ़ा देंगे। सीधा सीधा मीनिंग ये है कि अगर मुझे Q को बढ़ाना है तो मुझे V कम करना पड़ेगा। और V कम किया कैसे जा सकता है कि दो कंडक्टर ले, उन्हें पास पास कर दें और इसको अर्थिड कर दें, तो इससे V की वैल्यू डिक्रीज होगी। V की वैल्यू डिक्रीज होने से किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला C इक्वल टू Q बाई V बढ़ जाएगी। तो सीधा सा मीनिंग ये है, जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी चार्ज की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा रखी जा सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ सिंगल कंडक्टर, अगर हम सिंगल कंडक्टर पर कुछ चार्ज दे रहे हैं तो कैपेसिटर पर उसके रेस्पेक्ट में और ज्यादा चार्ज इकट्ठा कर सकते हैं। तो सीधा सा मीनिंग ये हुआ कि हम किसी कैपेसिटर के लिए उसकी कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए V की वैल्यू जितना डिक्रीज करा देंगे, कम करा देंगे, उतनी उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। यही इसका प्रिंसिपल है, विच इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। आप इसको देख लें, समझ लें, वीडियो रोक के बेटा। अब इसके बाद तीसरा नंबर पता है फैक्टर। अब हमने कैपेसिटर बता तो दिया, इसका प्रिंसिपल भी समझा दिया। अब हम ये देखेंगे कि द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किन किन अदर फैक्टर पर डिपेंड्स करती है। तो अभी इसकी स्टडी करते हैं बेटा। आते हैं यहाँ पे, देखें सबसे पहले तो ये डिपेंड करेगा एरिया पर। किस पर बेटे? एरिया पर। किसी भी कैपेसिटेंस का हमें पता है कि अगर हमें
किसी वेसल की कैपेसिटी बढ़ानी है तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम में एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस ले सकते हैं, एरिया मल्टीप्लाई डेप्थ ले सकते हैं, एरिया मल्टीप्लाई हाइट ले सकते हैं। तो हमने पहला इसमें चूज किया एरिया। अगर हम इफ वी इंक्रीज द एरिया ऑफ द प्लेट देन इंक्रीज द कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस वैल्यू है वो एरिया ऑफ द प्लेट पर डिपेंड करेगी। अगर मैं कहूं सी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस। अब प्लेट के बीच की डिस्टेंस जितना कम से कम होगी, प्लेट के बीच की डिस्टेंस जितना कम से कम होगी उतना ही कैपेसिटेंस वैल्यू ज्यादा होगी। तो सीधा सा मीनिंग है, मैथमेटिकली वी कैन से दैट द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। If you want to increase the capacitance value of any capacitor, then you should decrease the distance between the plates. Number 3, मीडियम। ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है। मीडियम पे डिपेंड इस प्रकार से करेगा कि अगर हमें किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू को इंक्रीज कराना है तो हमें उसकी प्लेटों के बीच में एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करना पड़ेगा जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा हो। तो सीधा सा मीनिंग है कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम, यानी कि वो मीडियम पे डिपेंड करता है। इन फैक्टर्स पे, मेनली इन 3 फैक्टर्स पर ही किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू डिपेंड करती है। अब इसके बाद सिंबल बताएंगे बेटा। क्या बताएंगे, सिंबल। सिंबल एक तो ये है कैपेसिटर का सिंबल, एक सिंबल तो ये होता है अगर हम फिक्स्ड कैपेसिटर यूज करें, ये जैसे 5 माइक्रोफैरड है, बस इसे ना बढ़ा सकते ना घटा सकते, तो ये हुआ फिक्स्ड कैपेसिटर। इसे क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कैपेसिटर। और अगर हमें वेरिएबल कैपेसिटर चाहिए जिसके हम वैल्यू को वेरिएट कर सके, जैसे सपोज करो मुझे 5 माइक्रोफैरड से ये कितना करना है, 1000 माइक्रोफैरड तक बढ़ाना है, यानी कि कोई भी कैपेसिटर इन 2 वैल्यू के बीच में वर्क कर सकता है। तो इसे क्या बोल लेंगे, वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर, ओके। एक होता है आपका पोलराइज्ड कैपेसिटर, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये है हमारा पोलराइज्ड कैपेसिटर, पोलराइज्ड कैपेसिटर, ओके बेटा। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में यही है। मेनली तो ये है, किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये दे सकते हैं, ओके। ये 3 कैपेसिटर हो गए। अब इसमें कैपेसिटर के जो टाइप्स हैं वो उसके अंदर हमने किस प्रकार की प्लेटें चूज की हैं, कैसी प्लेटों को लिया है। मान लीजिए मैंने रेक्टेंगल शेप की 2 पैरेलल प्लेट ली तो वो बनेगा उससे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अगर पहला होगा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हमारे सिलेबस में सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों में। दूसरे नंबर पे हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। तीसरा हमारा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अच्छा, ये मोस्टली ये मेन तो 3 ही है, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अब इसके बाद आता है यूजेज। व्हाट इज द यूज ऑफ द कैपेसिटर। यूजेज में, कैपेसिटर के यूजेज में तो मेनली जो हमने यूज करना था इसका, वो शुरू में जो इन्वेंट किया गया था वो चार्ज को स्टोर करने के लिए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया गया था। लेकिन बाद में इसके बहुत सारे यूजेस हुए। जैसे हमारा किसी भी अल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर जब हम डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं
तो उसमें होता क्या है, कुछ क्वांटिटी में डीसी भी मिक्स हो जाती है। उस क्वांटिटी को रिमूव कराने के लिए, डीसी को रिमूव कराने के लिए तो ये सर्किट के अंदर फिल्टर के फॉर्म में लगाए जाते हैं। तो कैपेसिटर को हम फिल्टर के रूप में यूज कर सकते हैं, कैपेसिटर को हम एनर्जी स्टोर करने की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, कैपेसिटर को हम चार्ज स्टोर करने की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, कैपेसिटर को हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर यूज करते हैं। तो यहाँ इसके बहुत सारे यूजेस हैं। किसी भी साइंटिफिक स्टडी को करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, तो यूज आपसे बताया जा सकता है। तो अब मैं अब आता हूं मैं अपने मेन टॉपिक पर। अभी तक तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा था, अब मैं टॉपिक आता है मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए बेटा क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, parallel plate capacitor. It is arrangement of two metallic parallel plate which are separated by a very few distance. ये क्या होता है, इसके अंदर दो पैरेलल मेटेलिक प्लेट होती हैं जो एक दूसरे से किसी कम डिस्टेंस पर रखी हुई होती हैं और इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम भर देते हैं। क्या भर देते हैं? डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए तो व्हाट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो बता देना इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू मेटेलिक पैरेलल प्लेट व्हिच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस एंड बिटवीन दीज प्लेट एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज फिल्ड। तो यहाँ पे ये कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं इसमें। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। और इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज भी इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इसी से रिलेटेड है। ये हमारा मेन है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए बड़ा सिंपल है। आप दो पैरेलल प्लेट ले लें, आप यहाँ इसको किसी इलेक्ट्रिक चार्ज सोर्स से कनेक्ट कर दें, ये आप अर्थिड कर दें इसको प्लेट X मान लें, इसको प्लेट Y मान लें, दोनों के बीच के डिस्टेंस को D शो कर दें। ये प्लस चार्ज, ये सारा माइनस चार्ज, ये S। आप समझिए यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ये इस प्रकार से हम कंसिडर कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देयर आर टू मेटेलिक प्लेट X and Y which are separated by some distance D. When a plus Q charge is provided to plate X, then by electrical induction a negative charge equal and opposite charge is induced inside the plate Y and outside का जो पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू अर्थिंग दिस प्लेट, इस प्लेट का अर्थिंग करने पर इसका जो बाहर का पॉजिटिव चार्ज है ये सारा किसको ट्रांसफर हो जाएगा, अर्थ को ट्रांसफर हो जाता है। तो इस इफेक्ट से दोनों प्लेटों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्या हो जाते हैं, दोनों प्लेटों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। नाउ वी विल फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए किसी की भी हमें कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है, सिंस वी नो दैट, यहां से शुरू करते हैं। सिंस वी नो दैट कि Q हमारा क्या होता है, CV होता है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। किसी की भी हमें वैल्यू निकालनी हो तो हम Q इक्वल टू CV लेते हैं। C हमारा कैपेसिटेंस है, Q हमारा चार्ज है जो इसको प्रोवाइड करा रहे हैं, V इज द पोटेंशियल बिटवीन दीज प्लेट। अब हमारा दिमाग ये लगाना चाहिए कि हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला और पढ़ा है, सिंस वी नो दैट E it is equal to V by D in magnitude form। तो V it is equal to E into D होना चाहिए। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। Q is equal to CV, V is equal to E into D। सॉरी, V is equal to E into D। बट अब हमें E की वैल्यू फाइंड करनी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी, E की। तो अब हम ये सोचेंगे कि E की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E। तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ी है गॉस थ्योरम में कि इफ टू प्लेट्स of opposite charges separated by some distance then E between the plates क्या होगा, E वहां पे क्या होता है बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट सिग्मा किसके इक्वल होता है, Q बाई एरिया। तो ये आ जाएगा
कैपिटल E इट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू यहां से उठा के अगर मैं यहां रखूं तो यहां से मैं इसे हटा देता हूं ऊपर से, यहां देखो बेटा, देन हमारा V क्या होगा, V होगा हमारे पास, E की वैल्यू प्लेस कर दो बेटा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और साथ में आया हमारा D। अब गौर से देखें, क्या हमारा Q इक्वल टू CV है, इसमें हमें V की वैल्यू पुट कर देनी चाहिए, पुट इन फर्स्ट में रख दें आप। जैसे ही फर्स्ट में रखेंगे तो आप देखेंगे Q इट इज इक्वल टू C एज इट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू T। हम लोगों को Q से Q कैंसिल कर देना चाहिए, तो हमें इससे क्या मिलने वाला है, इसको यहां ले जाएं, C इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये हमारा क्या हुआ बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू है, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्या ले लें, स्क्रीनशॉट जल्दी। ठीक है, इसमें थोड़ा एक और सुधार किया जा सकता है कि अगर हमने प्लेटों के बीच कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम लिया है, अगर हमने प्लेटों के बीच में कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम लिया है एयर, तो ये किसके लिए हो जाएगी बेटे, एयर के लिए। अगर हम इसकी प्लेटों के बीच में कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो इन दैट केस Cm इट इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू K। ये रिजल्ट बन जाएगा हमारा वहां पर। तो इस कंडीशन में कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डायलेक्ट्रिक मीडियम इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, इन दैट केस Cm इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू K। कभी कभी बुक में ये भी दिया हुआ होता है, एयर के लिए हम C नॉट कर लेते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और मीडियम के लिए हम जनरली इसे C की टर्म में यूज कर सकते हैं ऐसे। तो आप दोनों याद रख सकते हैं। ये आपका टॉपिक आ गया, आप इसे नोट कर लें। ओके, अब एक क्वेश्चन है हाउ टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो किसी का भी आपको आंसर ढूंढना हो तो हम यह जानते हैं एज C इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू K। अभी हमने ये रिजल्ट पढ़ा है। तो ये फार्मूला आप ध्यान से देखें, ये फार्मूला तीन बातों पे डिपेंड करता है। एप्सिलॉन नॉट इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस विच इज फिक्स्ड। C depend on area of the plate, C depend on the distance between the plate and C depend on the dielectric constant of dielectric medium। तो तीन बातों पे डिपेंड करता है। If you want to increase the capacitance of parallel plate capacitor, तो फर्स्टली हम एरिया पर फोकस करते हैं। सोच के देखो, अगर हम मैथमेटिकली देखें, यहां से एरिया को इंक्रीज करेंगे तो C इंक्रीज होगा, एरिया को डिक्रीज करेंगे तो हम C को डिक्रीज कर देगा। ये तो सीधा सीधा मीनिंग है कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द प्लेट। दूसरी बात, डिस्टेंस पे गौर करिए। डिस्टेंस ये है कि डिस्टेंस जितनी कम होगी, डिस्टेंस को डिक्रीज करा दीजिए C इंक्रीज होगा, डिस्टेंस को इंक्रीज करा दीजिए C डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर इफ यू वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यू शुड डिक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट बिकॉज C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। बताने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट मीडियम पे डिपेंड करेगा। मीडियम के लिए देखें, आप यहां साफ देख रहे हैं कि K की वैल्यू अगर मैं बढ़ाता हूं, मान लो K की वैल्यू यहाँ 5 है, मैं 10 कर देता हूं, मैं 100 कर देता हूं, तो C की वैल्यू उसी रेशो में इंक्रीज होगी। इफ यू वांट टू गेट मोर कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन यू शुड इंसर्टेड a dielectric medium between the plate
विच डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू इज वेरी लार्ज। अगर के की वैल्यू हम यहाँ पे ज्यादा रख देते हैं या ऐसा मीडियम चुनते हैं जिसके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा हो तो इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। तो ये आई होप आपको लगेगा कि इससे हम आंसर दे देंगे। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, अगर मैं प्लेटों के बीच में यहाँ डायलेक्ट्रिक मीडियम की जगह कोई मेटेलिक प्लेट रख देता हूँ, मेटल रख देता हूँ, ये मेटल रख दिया मैंने, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू कितनी होगी, ये बताना आपको। अब इसमें ये तो हो गया बेटा, ये 3 फैक्टर्स हो गए, ये क्लियर हो गया। आप इसको नोट कर लें, देख लें। एक क्वेश्चन है, क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी कैपेसिटर को जितना चाहे चार्ज कर सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी कैपेसिटर को हम जितना चाहे चार्ज कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि हम किसी कैपेसिटर को एक डेफिनिट लिमिट तक ही चार्ज कर सकते हैं। अगर उस लिमिट से ज्यादा वो गया तो होगा क्या, जो प्लेटों के बीच हमने डायलेक्ट्रिक मीडियम लिया है वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को खो देगा और वहां पे जो इन प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और उससे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिससे उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी डैमेज हो जाएगी और जो आपका कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम एक डेफिनेट लिमिट तक ही चार्ज कर सकते हैं, जितना चाहे चार्ज नहीं दे सकते। आप इसको देख लें, नोट कर लें। ओके बेटा, अब मैं आता हूं, इसका एक टॉपिक और लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। पोटेंशियल एनर्जी of a capacitor, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। देखिए, अगर हम C कैपेसिटेंस वैल्यू का कोई कैपेसिटर लेते हैं और उस कैपेसिटर को Q चार्ज हम प्रोवाइड करते हैं, तो Q चार्ज देने पर, मान लीजिए ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू C है, इसको चार्ज Q दें तो इसकी प्लेटों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, V हो। तो इन सच सिचुएशन हम यहाँ देखते हैं कि Q हमारा क्या होगा, CV होगा। पक्की बात है, Q इजकल टू क्या होगा, C। तो अगर मैं V इजकल टू Q बाई C लिखता हूं तो V इजकल टू क्या होगा, 1 बाई C इंटू Q। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये एक इक्वेशन बनेगी। अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी को बताना चाहता है तो उसको ऐसे बता सकता है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक सोर्स को किसी कैपेसिटर से कनेक्ट करके उसको चार्ज प्रोवाइड कराते हैं तो सोर्स को चार्ज देने में कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा कैपेसिटर पर। तो इसको चार्ज देने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क इस कैपेसिटर के प्लेटों के बीच के जो खाली स्पेस है, इस स्पेस के इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस स्पेस के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसकी फॉर्म में जमा हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ये इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। इस वर्क को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं। अब इसका अगर हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना हो, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको एक्सप्रेशन। जो सपोज करो C कैपेसिटेंस के किसी कैपेसिटर को चार्ज Q देने पर उसकी प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इन दैट केस Q इजकल टू CV, V इजकल टू Q बाई C, V इजकल टू 1 बाई C इंटू Q। अब सोचने वाली बात है कि क्या 1 अपॉन C इज ए कॉन्स्टेंट, तो यहां लिखेंगे हियर 1 अपॉन C इज ए कॉन्स्टेंट for a given कैपेसिटर। ये दिए हुए कैपेसिटर के लिए कांस्टेंट है। तो अब अगर हमने मैथ में पढ़ा है, उस इक्वेशन को पढ़ा है y इक्वल टू mx, आपने पढ़ा होगा मैथ में। ये उस लाइन की इक्वेशन है जो किसी, ये हो गया पॉजिटिव x एक्सिस, ये होगा पॉजिटिव y एक्सिस, जो ओरिजिन से होके जाती है। इसका स्लोप हो गया ये, जिसकी स्लोप की वैल्यू है m, जो ओरिजिन से जाती है। तो मीन्स ये है कि इफ वी चूज y एक्सिस
फॉर पोटेंशियल एंड एक्स एक्सिस फॉर चार्ज, और हम इसको लेके ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ किस में आएगा, स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। किस में आना चाहिए बेटे, स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। देखो ऐसे, ये इसका ग्राफिकल मेथड से बता रहा हूं। ये होगा O, ये कहते हैं मैंने A। अगर मैं इसको ऐसे यहां पर पेंडिकुलर डाल देता हूं, ये होगी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस, इसको मैंने नाम दिया V, इसको नाम दिया मैंने Q, और यहाँ पे V इक्वल टू, अगर यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो V इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C। तो अगर हम मैथमेटिकली देखते हैं, हमने ये पढ़ा है 11th क्लास में भी पढ़ा है कि अगर V और Q की प्रोडक्ट हम निकालें और उसकी डायमेंशन देखें तो वो डायमेंशन किसकी होगी बेटा, वर्क की डायमेंशन होती है। अगर आप चाहते हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, तो वो पोटेंशियल एनर्जी या वो वर्क किसके इक्वल होगा, इट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ OAB। तो इसका अगर हमें वर्क फाइंड करना तो हियर W कितना आएगा, हियर W एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो W इट इज इक्वल टू, एरिया का आता है ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। W इट इज इक्वल टू 1/2, OB कितना है, OB हमारा है Q, ये Q है बेटे, यहाँ Q मल्टीप्लाई AB कितना हमारे पास V। ओके ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें बेटे इसका। ऐसे ले लें इसका, हो गया। अब मैं जो ना आगे करता हूं, इसको हटा देता हूं। वैल्यू रखिए W इट इज इक्वल टू 1/2 QV, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। यहां से यूज कर दे, यूज इक्वेशन 1 का यूज करें, W इट इज इक्वल टू 1/2, और W हमारा क्या है कि यही दिखा दो, U पोटेंशियल एनर्जी है, U ये पोटेंशियल एनर्जी आती जाएगी, नहीं मुझे बाद में रखनी पड़ेगी। Q इंटू V कितना बेटा, V हमारे पास Q बाई C। तो इससे हमारा फार्मूला बना U इट इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C। एक इक्वेशन हमारे पास ये होगी बेटा। एक इक्वेशन और बन सकती है, वो इक्वेशन देखिए अगेन सिंस Q हमारे पास होता है CV, तो यूज इक्वेशन कर लो बेटा, यूज इक्वेशन 2, इससे इजी पड़ेगा। U इज इक्वल टू 1/2 Q लिखा मैंने CV, और ये आ गया V, तो U इट इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। तो इक्वेशन आ गई 4। तो हमारे पास देखने वाली बात क्या है, हेयर इक्वेशन कहां से, 2, 3 एंड 4 आर द रिक्वायर्ड रिजल्ट। किसके रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं, रिजल्ट्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। भाई इतनी जगह से नोट कर ले बेटे इसको। अरे भाई ये तो शायद ना है इसमें, नीचे यहां से लिख देता बेटा मैं दोबारा से, सॉरी फॉर दैट। यहां से कर देता हूं, यहां आ जाएगा भाई, यहां लिख सकते हैं हेयर इक्वेशन, ऐसे लिख देते हैं हेयर इक्वेशन 2, 3, 4 आर द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ओके नोट कर लें। अच्छा बेटा थैंक्स फॉर वाचिंग। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है बेटे, वैसे मुझे बीच में बोलना चाहिए था कि आप इस वीडियो को पूरी को देखें, स्किप ना करें, और मैं कल नई वीडियो डालूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल
अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं इस चैप्टर की या इससे पहले चैप्टर्स की, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। हर चैप्टर के हमने प्लेलिस्ट में वीडियो डाली हुई हैं, आप उससे देख सकते हैं। इसी आशा के साथ कि मेरा जो ये प्रयास है आपको अच्छा लगेगा। गुड नाइट।